ये तो डायग्राम याद है, खाली सा, खाली सा, इक्ता, प्रांतीय इक्ता, यही है ना, याद आ गया। अब इक्ता में धीरे धीरे आप देखोगे, इक्ता के अंदर ही शिख एवं परगना, जैसे इक्ता को मैंने बताया ना कि प्रांतीय प्रशासन का विकल्प था, यानी जो इक्ता था वो प्रांतीय प्रशासन का विकल्प था। तो इक्ता उस समय प्रांतीय प्रशासन का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो इक्ता ही प्रांतीय प्रशासन की भूमिका निभाता था। ऊपर से नीचे तक हायरार्की मैंने लिखवा दिया है आपको, इक्ता ही प्रांतीय प्रशासन की भूमिका निभाता था। और इक्ता के नीचे जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जैसे सल्तनत के राज्य को शक्ति और आत्मविश्वास होता गया, उसी तरह से केंद्र क्षेत्रीय स्तर पर अपना नियंत्रण बढ़ाता गया, तो उसने प्रशासन की नई इकाइयां विकसित कर ली। अभी जो प्रशासन की नई इकाई विकसित होगी उसका बेसिस कैसे होगा, फटाक से अगर इसको बनाना है तो बनाओ, इसको हटाएंगे फिर दूसरी चीज बनाएंगे। अब सजाओ नहीं, जल्दी खींचो, तुम बगल में क्या देख रहे हो, अपना तुम देखो ना, बिना उसकी हेल्प के तुम्हारा काम भी नहीं चलता है। हाँ, हो गया, तुम स्वनिर्भर हो क्या? हाँ, हाँ, दिख नहीं रहा, अच्छा अच्छा, चलो देखो बढ़िया से, आप लोगों का क्या है, ठीक है, ओके। इक्ता शिख परगना, अब मैं दूसरा डायग्राम भी दूंगा। मतलब कुल मिला के ये तय हो गया कि इक्ता के नीचे शिख होगा, नीचे परगना होगा, क्या? मतलब कुल मिला के ये तय हो गया कि इक्ता के नीचे शिख होगा, नीचे परगना होगा, क्या? इक्ता जैसे प्रांतीय आपने देखा, शिख, परगना, हाँ। इधर दे दो स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, हाँ। ये दोनों कैसे करके स्थानीय प्रशासन में दे दो, हो गया, आगे बढ़े, हाँ। इधर जैसे मैंने इधर इधर एक डैश देकर यहाँ थोड़ा सा लिखिए, मैं इसको समझा दूंगा, थोड़ा सा लिखिए, क्योंकि थोड़ा सा विजुअल इमेज रहने के मैं ना समझ में ज्यादा आता है, इसलिए मैं विजुअल इमेज बना दिया, फिर नीचे लिखवा भी दूंगा आपको। डैश देकर यहाँ पर हल्का लिखिए, लिखिए, हाँ हाँ हाँ, कि जैसे जैसे दूरवर्ती क्षेत्रों पर, जैसे जैसे दूरवर्ती क्षेत्रों पर, हाँ हाँ हाँ, केंद्र का नियंत्रण, केंद्र का नियंत्रण बढ़, हाँ हाँ, केंद्र केंद्र का नियंत्रण, केंद्र का नियंत्रण बढ़ा, केंद्र का नियंत्रण बढ़ा, हाँ, तथा, हाँ हाँ हाँ, तथा
क्षेत्रीय स्तर पर हिंदू कुलीन विस्थापित हुए, क्षेत्र के स्तर पर हिंदू कुलीन विस्थापित हुए, वैसे ही वैसे स्थानीय प्रशासन का विकास होता गया, वैसे ही वैसे स्थानीय प्रशासन का विकास होता गया। स्थानीय प्रशासन का विकास होता गया। वो मैं अभी तुमको समझाऊंगा और थोड़ा सा नीचे लिखवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे ये तो आपने देखा खालिसा, ये देखा प्रांतीय एकता, देखा। तो होता ये था कि जैसे तुर्क भारत में आए तो उनकी संख्या तो कम है, बहुत ज्यादा तो है नहीं, तो उनकी संख्या कम है, तो अब उनके लिए जो एक चुनौती तो है ही कि भाई इतने बड़े क्षेत्र से और इतनी बड़ी बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या से हम राजस्व की वसूली करें। हिंदू कुलीन में दो तरह के कुलीनों की चर्चा आपको मिलती है। जो फारसी विद्वान हैं वह हिंदू राजा की चर्चा करते हैं। हिंदू राजा को कहा जाता था राय, रनका, रावत एवं ठाकुर। हैव यू हर्ड द नेम? नाम सुना हुआ लग रहा है? राय, रनका, रावत एवं ठाकुर। और नीचे का जो कुलीन है उसको कहा जाता था खुत, मुकद्दम और चौधरी। तो हम आपको इसमें आप कंफ्यूज मत करना। जैसे कुल मिलाकर आप यह समझिए कि ऊपर के स्तर पर क्षत्रिय राजा है जहां है राय, रनका, रावत, ठाकुर, और उसके नीचे है खुत, मुकद्दम और चौधरी। दो हायरार्की है। तो खुत और मुकद्दम आप मान कर चलिए गांव के स्तर पर है, चौधरी गांव से थोड़ा ऊपर के स्तर पर है, राय, रनका, रावत, ठाकुर उससे भी ऊपर के स्तर पर है। तो शुरू में क्या था कि राज्य के सामने तो भाई खुद अपना एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम था। वो आखिर हिंदू कुलीनों को विस्थापित करने की स्थिति में नहीं था। तो वो क्या करता था कि कहीं एक क्षेत्र में गया, एकता के रूप में डिवाइड कर दिया, कहा कि जाओ भाई वहां पर तुम शासन करो, वहां हिंदू कुलीनों को देखो। तो पहले क्या समस्या होती थी कि दो तरह की बातें थी कि जैसे मान लो खालिसा क्षेत्र या नजदीक का क्षेत्र है, वहां तो राय, रनका, रावत, ठाकुर का क्षेत्रीय राजा को भगा दिया और उनसे डायरेक्ट अपने हाथों में ले लिया, जो नजदीक का क्षेत्र है। लेकिन वहां पर दूसरी हायरार्की केवल बची रह गई कुलीनों का, जिसको कहते हो खुत, मुकद्दम और चौधरी या खुत, मुकद्दम। लेकिन जो दूरवर्ती क्षेत्र है वहां पर फिर राय, रनका, रावत, ठाकुर को हटाना जहां मुश्किल हो रहा है, वहां पर राय, रनका, रावत, ठाकुर पर ये जो है मुक्ति है वो दबाव बनाया कि रेवेन्यू दो। तो वो एक मुश्त अमाउंट खुद, मुकद्दम, चौधरी राय, रनका को दे रहा है, राय, रनका, रावत, ठाकुर को। राय, रनका, रावत, ठाकुर क्षेत्रीय राजा राज्य को एक मुश्त अमाउंट दे रहा है। तो शुरू में राज्य ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करके रहा, क्योंकि राज्य के पास तो उतना अब है नहीं उतना रिसोर्सेज कि अब सबको भगा के और सबसे लड़ाई करता रहे। लेकिन जब राज्य में आत्मविश्वास आया, शक्ति आई, नियंत्रण आया, तो राय, रनका, रावत, ठाकुर को हटाया। खुद मुकद्दम को अलाउद्दीन खिलजी ने कोशिश की। अब गांव के स्तर पर एक एक आदमी पर जाके नियंत्रण स्थापित करना मुश्किल है, ऊपर के स्तर पर तो राज्य ने उन्हें विस्थापित किया। तो विस्थापित किया तो उसका मतलब हुआ कि क्षेत्रीय स्तर पर राज्य का नियंत्रण बढ़ा, और क्षेत्रीय स्तर पर राज्य का नियंत्रण बढ़ा तो वही जो हिंदू जो विस्थापित कुलीन थे उन्हीं में से बहुत को सल्तनत ने नौकरशाही में ले लिया, कि उन्हीं का क्षेत्र था। अब उनको नौकरशाही में ले लेने से उनको क्षेत्रीय प्रभाव भी है, विशेषज्ञ भी है, क्षेत्र का आइडिया भी है। और फिर अगर आपको शासन करना है हिंदुस्तान जैसे मुल्क पर, तो आप बहुसंख्यक लोगों को कब तक आप दरकिनार करके रखोगे? उनके साथ भी तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो उनमें से बहुतों को नौकरशाही में ले लिया गया। तो इसमें दो प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही। क्षेत्रीय स्तर पर राज्य का नियंत्रण बढ़ रहा है, हिंदू कुलीन विस्थापित हो रहे हैं, और उनमें से कुछ कुलीन क्षेत्रीय ये राज्य की नौकरशाही में ढल रहे हैं। इस क्रम में स्थानीय प्रशासन का विकास हो रहा है। अब जब स्थानीय प्रशासन का विकास होगा तो देखो ये मुक्ति है, ये एकता है। यहां पर पहले मुक्ति था, अब इसके नीचे आ गया सिख, इसके नीचे आ गया परगना। तो सिख और परगना जैसी इकाई की जो स्थापना होगी, तो इससे मुक्ति की शक्ति में वृद्धि होगी या कमी होगी? कितने लोग कमी और कितने लोग वृद्धि? आगे विकास हो रहा है। अब जब स्थानीय प्रशासन का विकास होगा तो देखो ये मुक्ति है, ये एकता है। यहां पर पहले मुक्ति था, अब इसके नीचे आ गया सिख, इसके नीचे आ गया परगना। तो सिख और परगना जैसी इकाई की जो स्थापना होगी, जिससे मुक्ति की शक्ति में वृद्धि होगी या कमी होगी? कितने लोग कमी और कितने लोग वृद्धि? कैसे आके तुम फंस गए अकेला एकदम
रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह इकला चलो रे। हाँ, अच्छा मेरा एक प्रश्न का जवाब दो। अगर तुम स्थानीय स्वायत्त शासन को बहुत अधिक शक्ति अगर केंद्र सरकार दे देती है तो राज्य सरकार की शक्ति बढ़ेगी या घटेगी? नहीं नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं मैं हाँ ना में पहले बोलो। घटेगी। अगर यहां घटेगी तो वहां भी घट रही है, क्योंकि ये जो सिख और परगना के अधिकारी है उसकी नियुक्ति जब केंद्र करने लगेगा तो प्रांत मुक्तियों का तो फिर नीचे से शक्ति कट जाएगी ना, क्योंकि वहां पर नीचे तो अब देखो जो ऑल इंडिया सर्विसेज है जिसमें जिला कलेक्टर को जो केंद्र से नियुक्ति होती है, इससे राज्य सरकार खुश होता है दुखी होता है? समझ रहे हो कि नहीं? तो ये कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, तुमको उत्तर मिल जाए। अगर क्षेत्रीय स्तर पर राज्य का नियंत्रण बढ़ेगा तो ऊपर मुक्ति की शक्ति कटेगी। तो ये तक प्रशासनिक केंद्रीयकरण का अभ्यास। एक हायरार्की है। सिख पहले गांव से केंद्रीय खजाने में सीधे कैसे जाएगा? गांव से तो जब जाएगा तो फिर वही सिख और परगना तो प्रांत में ही भेजेगा और प्रांत से जाएगा केंद्र में, लेकिन कोई देखने वाला तो आ गया ना। अब जिला कलेक्टर ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री जी को मानता ही नहीं है, ट्रांसफर पोस्टिंग तो मुख्यमंत्री जी ही करते हैं। तुम देखते हो कि बल्कि जब ज्यादा काबिल जो आईएएस अधिकारी होता है वह नहीं, वो राज्य सरकार से बड़ा अच्छा ट्यूनिंग बना कर रखेगा, पोस्टिंग तो वही देगा ना। किसी को डीजी का पोस्ट जिला कलेक्टर नहीं तो बाकी संटिंग में रख देगा, रहिए आप। तो मतलब जो जिला कलेक्टर है वो जिला कलेक्टर मतलब के रूप में वो प्रशंसित है। तो मतलब ऐसा होता है, ऐसा होता इसलिए है कि जो मतलब कुछ जुझारू कलेक्टर होता है वो कई बार केंद्र सरकार को भी डिफाई कर देता है और वो राज्य सरकार से ट्यूनिंग बना लेता है। तो यहाँ पर सिख और परगना का अधिकारी जो है तो ऐसा नहीं कि वो राज्य सरकार से स्वतंत्र है, लेकिन अगर वो डायरेक्ट केंद्र उसकी नियुक्ति करेगा तो फिर तो प्रांतीय जो एकता है उसकी तो शक्ति कटेगी, शक्ति बढ़ तो नहीं रही। पहले तो उसका पूरा अधिभार उसी पर था, वो उसको नियुक्त करता था या नीचे स्तर पर सारा प्रशासन वही देखता था। अब उसके में से एक अंश कट के किसी और को मिल रहा है तो उसकी शक्ति कटेगी। तो एक ब्रेक दे देते हैं 5 मिनट का आप लोगों को। मैंने जो कॉन्सेप्ट समझा था, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्या कोई दिक्कत तो नहीं? अब नीचे ब्रेक दीजिए और एक छोटा छोटा हेडिंग दीजिए, मैं पॉइंट बना देता हूं, उसका उतना आप लिखने के क्रम में इस्तेमाल कर लेंगे क्या? हाँ। अरे तुम लोगों को कैसे पता चल गया भाई? अरे अरे थैंक यू वेरी मच, है कि नहीं? हाँ नहीं नहीं थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं तो अब एक्चुअली देखो फिर भी मैं अपने काम में लगा हुआ हूं। इसे तुम लोगों को मैसेज क्या मिला कि हम लोगों का जन्मदिन में जैसे मैंने रेजोल्यूशन लिया कि जन्मदिन में मैं बच्चों के लिए अपने आप को और भी उपयोगी बनाऊं, समझ लो कि नहीं? उसी तरह से तुम लोग अपने जन्मदिन में निर्णय लो कि मैं लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयत्न करूं, क्योंकि हम लोग के देखो जन्मदिन का मतलब क्या है? जन्मदिन एहसास दिलाता है कि मैं इस संसार में आया हूं, इतने वर्ष हो गए, मैं अपने संसार में आने का सार्थक क्या किया, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने संबंधियों के लिए, सबके लिए हमारा आना सार्थक हो, मानसिक बुराइयों पर नियंत्रण रहे, मूलभूत मानवीय मूल्य की रक्षा हो, तभी जीवन में शांति मिलती है। तो ये सब कुछ है। तो मैंने मेरे लिए यही जन्मदिन का मतलब है, इसलिए मैंने छुट्टी करना चाहे करना ये गवारा नहीं समझा, अपना ठीक है चलता है। एक एहसास हो गया कि अब समय बढ़ रहा है, इसलिए कुछ कर डालो पहले ही, ताकि आने के बाद लोग याद रखें और बच्चों को भी। हाँ। तो चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। क्या समझा नहीं, क्या कर रहे हैं? हाँ ठीक है, हैप्पी रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल टू ऑल। बस इसके अलावा हाँ हाँ हाँ। क्या? हाँ ये देखो 999, वेरी गुड। 1999 में हमारा 999 हुआ था, और वो मेरे लिए बड़ा लैंडमार्क ईयर सिद्ध हुआ था। ये भी 1900 में, इसलिए हो सकता है कि इसमें भी कोई एक लैंडमार्क ईयर हो, मन में कभी कभी ये जगता है, क्योंकि 999 तीन 9 मिल रहे हैं। 3 9 1919 में मिला था, अब इसके बाद फिर 2029 में ही मिलेगा। हाँ 2009 में भी मिला था, सही बताया, 2009 में मिला था। 2009 लैंडमार्क था कि 2009 में क्वेश्चन का साइज 200 वर्ड्स हुआ था। तब कहोगे 200 वर्ड्स हुआ था, उसमें लैंडमार्क क्यों हुआ था? तो 9 के बाद जब 200 शब्द का वर्ड हुआ, तब ये क्लियर हो गया कि अब ऑप्शनल सभी नहीं पढ़ा सकते। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन का रेंज बहुत ज्यादा हो गया, और बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन उसके बाद पूछना शुरू हुआ। जैसे अब मैं तुमको उदाहरण बताता हूं, जैसे मैं उदाहरण नहीं बताता हूं कि 2009 में देखोगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है एंशिएंट हिस्ट्री में ही एक, अब हमको पूरा तो याद नहीं है, एक क्वेश्चन अभी याद है, तो उदाहरण दे देता हूं कि गुप्त काल में स्वर्ण के सिक्कों के प्रयोग। तो गुप्त काल में स्वर्ण के सिक्कों का प्रयोग, तो जो ट्रेडिशनल पढ़ते थे या जो ट्रेडिशनल पढ़ाते थे, उनको समझ में नहीं आता था कि स्वर्ण के सिक्कों के प्रयोग का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वर्ण के सिक्के, गुप्त काल में प्रयोग हुआ तो क्या। हाँ तो कुछ ने इसका अर्थ लगाया कि हो सकता है कि, नहीं सॉरी गलती हो गई, उन्हें था कि गुप्त काल में जनसामान्य के द्वारा स्वर्ण के सिक्कों का प्रयोग। तो कुछ को डाउट हुआ कि कहीं ऐसा है कि ऐसा तो नहीं है कि जो जनसामान्य है, वो कोई नया रिसर्च आया है जो बता रहा है कि जनसामान्य ने स्वर्ण के सिक्कों का उस काल में प्रयोग किया। तो अब वो गच्चे खा गए। अब यहां पर मुद्दा यह है कि कोई भी काल ऐसा नहीं हो सकता कि जनसामान्य के पास स्वर्ण के सिक्के जाए। जनसामान्य और सोना, इन दोनों में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। तो इसका मतलब आपको यह वहां पर दिखाना चाहिए कि गुप्त काल में सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्कों का प्रयोग हुआ, जो आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। पर दूसरी तरफ जनसामान्य में देखते हैं कि मुद्रा अर्थव्यवस्था का ह्रास हुआ, जनसामान्य तक तो स्वर्ण सिक्के नहीं पहुंचे, उल्टा वस्तु विनिमय प्रणाली ज्यादा प्रचलित हुई। तो इसका अर्थ है कि इस काल को स्वर्णयुग करने से पहले थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इस काल में जो समृद्धि वो समाज के उच्च वर्ग तक तो है, लेकिन निम्न वर्ग तक वो समृद्धि नहीं आ पाई, बल्कि निम्न वर्ग में हम देखते हैं कि कुछ कुछ। तो वो क्वेश्चन का इशारा उस समय के लिए 2009 के लिए नकारात्मक पक्ष की तरफ था। तो इसका मतलब है कि जो ट्रेडिशनली पढ़ रहे थे या पढ़ा रहे थे, तो उनको दिखता ही नहीं, बड़ा एक अच्छे इंसाइट की जरूरत हुई। वही मैं आपको बता रहा हूं कि बस चीजों को नोटिस करो। अब जैसे कई बच्चे लोग बोलते हैं, अब जैसे यूपी के होते हैं, कई बच्चे लोग बोलते हैं कि सर कुछ मतलब क्या वहां फैक्ट्स लिखना पड़ता है। एक बात बताओ ईमानदारी से कि जितना मैं तुमको लिखवाता हूं उतना से ज्यादा फैक्ट्स याद रखा जा सकता है? नहीं रखा। फैक्ट्स क्या होता है, फैक्ट्स को हम अलग से क्यों देखें? हम स्वाभाविक रूप से लिखते हैं, उसमें फैक्ट्स आते जाते हैं, और जब सारा फैक्ट जब तुमको मिल जाएगा हिस्ट्री में, तो वही इतना हो जाएगा कि एग्जाम हॉल में उसको छोड़ना पड़ेगा तुमको। जैसे तुम देखते हो कि बुकलेट में से ज्यादा फैक्ट्स है, जिसको कॉपी में और कट कर देता हूं। तुमको थोड़ा और ज्यादा फैक्ट देखना है तो बुकलेट से देख सकते हो। लेकिन सवाल यह है कि हमारे एनालिसिस में जो आया वो फैक्ट है, जो एनालिसिस में नहीं आया फैक्ट। और जब उत्तर लिखते हो तो 200 शब्द का लिखते हो, काउंट करते हो 275 शब्द हो जाता होगा, 280 शब्द हो जाता होगा। तो अगर तुमको 200 शब्द में लिखना पड़ेगा तो देखो, मेरे विचार से इसमें मनबंद तक ही रहने दो। अब उस सब तरह का कटसी करने लेंगे तो यहाँ से वहाँ तक। और दूसरी बात यह है कि होना ये चाहिए था कि बर्थडे में हम आपका मुंह मीठा कराएं कि आप हमारा मुंह मीठा कराते। तो आप मतलब
इसमें अब ये में बहुत एक कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा, पूरा पढ़ाई डिस्टर्ब होगा उस दिन देखो अभी वो संभव नहीं है। बस हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ है, शुभकामना तक ही रहने दीजिए, इसको हम बात को बढ़ाना। नो नो प्लीज। हाँ क्या? नहीं नहीं संडे को जल्दी लिखो। हाँ हाँ नहीं नहीं लिखो लिखो लिखो। हाँ पैराग्राफ चेंज करो, लिखो। क्या? हाँ हाँ दूर दृष्टि है, नजदीक में दिक्कत होती है ना। हाँ तो नीचे पैराग्राफ चेंज करिए। हाँ